फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू टॉपर। फ्रेंड्स, बहुत समय के बाद मैं आपके लिए बिहार स्पेशल का ये सेट लेके आई हूँ। एक तो आप जानते ही हैं फेस्टिवल का सीज़न था और बिहार की पवित्र पूजा जो छठ पूजा के नाम से जानी जाती है, तो उसमें हम सभी लोग लगे हुए थे। मैं भी कुछ वजह से व्यस्त थी, इसलिए नहीं आ सकी। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार स्पेशल के इस चौथे सेट को, जिसमें 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि अब मेरी जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सेट को। पहला प्रश्न है, पाषाणकालीन बिहार का वह स्थल जहां से हिरण की हड्डी का औजार सबसे अधिक मिला है। देखिए, ये स्थल है चिरांद। जैसा कि आप जानते हैं, चिरांद बिहार में सारण में है। छपरा से 11 किलोमीटर की दूरी पर है चिरांद। भारत में ये नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल है। यहाँ से हिरण की हड्डी के औजार के अलावा पत्थर के औजार भी मिले हैं, गेहूं की बालियाँ भी मिली हैं। तो चिरांद जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुरातत्व स्थल है भारत का, और बिहार का तो खैर है ही। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? देखिए, लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की रोशनी, इनमें से किसे कहा जाता है? हालांकि जितने भी आप देख रहे हैं ये चारों के चारों नाम एशिया के, भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हैं, लेकिन हमें इसमें से बताना है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया कहते हैं डी गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन चूंकि हमें तो परीक्षा के लिए पढ़ना है विशेष तौर पे, तो इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बता दूं। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में, और इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, माँ का नाम था महामाया। इनकी सौतेली माँ जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। इनके बचपन का नाम, जैसा कि आप जानते हैं, सिद्धार्थ था। इनका विवाह हुआ तो पत्नी का नाम था यशोधरा, पुत्र राहुल। इनका गोत्र कौन सा था? देखिए, गोत्र इनका था, बहुत इम्पोर्टेंट है, गोत्र था गौतम। ठीक है। इनका वर्ण था क्षत्रिय, और इनका कुल कौन सा था? कुल अक्सर पूछा जाता है, ये शाक्य कुल के थे। ठीक है, शाक्य कुल से संबंधित थे। इनके सारथी का नाम था चन्ना, और इनका जो घोड़ा था, प्रिय घोड़ा, उसका नाम था कंथक। तो एक बार आप रिवाइज करके भी देख सकते हैं इसको। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको गौतम बुद्ध के बारे में बताई हैं, वन लाइनर में बताई हैं। इसको आप ज़रूर एक बार नोट कर लीजिएगा, और अगर आपके पास नोट डाउन है दैट इज़ वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सही उत्तर है सी, यजुर्वेद। देखिए, विदेह राज्य के बारे में आप क्या जानते हैं? विदेह राज्य जो वर्तमान का नेपाल का जनकपुर का हिस्सा है, वो पूरा का पूरा हिस्सा विदेह राज्य में आता था। इसकी राजधानी मिथिला थी, और वर्तमान में बिहार का जो मधुबनी जिले का जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा इस विदेह राज्य का पार्ट हुआ करता था किसी समय में। चौथा प्रश्न है हमारा कि पाटलिपुत्र किस काल में मूर्ति कला का एक प्रसिद्ध केंद्र था? ठीक है, देखिए, पाटलिपुत्र मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र था गुप्त काल में। गुप्त काल के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दूं। गुप्त काल के संस्थापक थे श्रीगुप्त। इसका यानी कि पहला शासक श्रीगुप्त, अंतिम शासक कुमारगुप्त तृतीय। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, जो कि इस गुप्त वंश के बहुत प्रथम स्वतंत्र शासक थे, याद रखिएगा, गुप्त वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। साथ ही साथ 319 ईस्वी में स्वयं के सिंहासन पर आरूढ़ होने के उपलक्ष्य में इन्होंने गुप्त संवत का प्रारंभ भी किया था। इसी वंश का शासक था चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र, जिसका नाम था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को ही भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन से बौद्ध शिक्षा केंद्र बिहार में स्थित हैं? ठीक है, इनमें से कौन से बौद्ध शिक्षा केंद्र बिहार में स्थित हैं? इसका सही उत्तर है
ई। क्यों? क्योंकि ए और सी दोनों ही बिहार में स्थित हैं। तक्षशिला बिहार में स्थित नहीं था। वज्रासन की बात करें तो वज्रासन वास्तविक रूप से बताऊं आपको तो ये वो स्थान है ना जहाँ पे बोध गया में गौतम बुद्ध को जिस जगह पर जिस आसन पर बैठकर ज्ञान प्राप्त हुआ था उस स्थान को वज्रासन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ई। उदंतपुरी के बारे में बता दूं, इसकी स्थापना पाल नरेश जो थे प्रथम गोपाल उन्होंने की थी और ये मगध महाजनपद में था। इसी तरह से विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी और ये भी मगध में ही था। ठीक है, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व व्यवस्था कहाँ लागू नहीं हुई थी? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का बल्कि दिल्ली सल्तनत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुल्तान रहा। इसने भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी, लेकिन हमें बताना है कि ये व्यवस्था कहाँ लागू नहीं हुई थी। ये बिहार में लागू नहीं हुई थी, बाकी आगरा, बंगाल, पंजाब हर जगह इसकी व्यवस्था लागू हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ स्पेशल बातें बता दूं, कुछ ऐसी बातें बता दूं जिनसे अक्सर प्रश्न बनते हैं। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला शासक था जिसने 50% टैक्स वसूल किया था। इसी ने दाग और हुलिया की प्रथा को भी पहली बार लागू किया। ठीक है, साथ ही स्थायी सेना का गठन करने वाला भी यही पहला सुल्तान था। साथ ही सैनिकों को नगद वेतन देने वाला भी पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था। इसके अलावा बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू करने वाला भी अलाउद्दीन खिलजी ही था और वंशानुगत पद को समाप्त कर योग्यता के आधार पर भर्ती करने वाला भी पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। तो बहुत सारी बातें इसके बारे में आपने जानी, जैसे कि इसने 50% टैक्स वसूल किया, दाग और हुलिया की व्यवस्था लागू की, स्थायी सेना का गठन किया, सैनिकों को नगद वेतन दिया, बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया, वंशानुगत पद को समाप्त किया और योग्यता के अनुसार भर्ती शुरू की। तो बहुत सारे फैक्ट्स आपको इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यहाँ पे मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 1931 में गया में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, ये नेतृत्व किया था यदुनंदन शर्मा ने। गया में किसान आंदोलन का नेतृत्व यदुनंदन शर्मा ने किया था। आचार्य नरेंद्र देव के बारे में बता दूं आपको कि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ये थे। श्री कृष्ण सिंह के बारे में आप जानते हैं कि इन्होंने मोहम्मद जुबैर के साथ मिलकर मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन किया था। श्री कृष्ण सिंह ने। स्वामी विद्यानंद ने मधुबनी में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। 1918 में माँ की पुकार का प्रकाशन किस शहर से हुआ था? देखिए, माँ की पुकार का प्रकाशन हुआ था मुजफ्फरपुर से। ठीक है, मुजफ्फरपुर से माँ की पुकार का प्रकाशन किया गया था। इसकी खासियत ये थी ना, माँ की पुकार जो पुस्तक थी, इसका विशेष पक्ष आपको बताऊं तो सरकार ने इसको जब्त कर लिया था। इसके साथ साथ एक कविता को भी जब्त किया था सरकार ने, जिसका नाम था खूनी कफन। आगे बढ़ते हैं। 1901 में सरस्वती अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी? सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई थी 1901 में, ये तो प्रश्न ही बता रहा है। इसकी स्थापना हुई थी दरभंगा में। ठीक है, दरभंगा के बारे में आप जानते हैं, बिहार का एक प्रमुख शहर है दरभंगा। ये बागमती नदी के किनारे स्थित है और मखाना के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मखाना के लिए काफ़ी ये प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सॉरी, थोड़ा सा ये कट गया है। बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसको किया था सी कार्यानंद शर्मा ने। जब स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी हो गई, इसके बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व कार्यानंद शर्मा ने किया था। आप जानते हैं कि स्वामी सहजानंद विशेष तौर से बिहार किसान आंदोलन के नेता के रूप में जाने जाते हैं कि बिहार किसान आंदोलन का जो श्रेय है वो सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख रूप से स्वामी सहजानंद को जाता है। लेकिन जब ये गिरफ्तार हो गए ना, तो इसको संभाला कार्यानंद शर्मा ने। कार्यानंद शर्मा जी के बारे में आपको बता दूं कि 1922 में शराबबंदी का एक आंदोलन हुआ था, जिसमें ये जेल चले गए थे। फिर 1 वर्ष की सज़ा हुई और 1923 में ये जब बाहर आए तो इन्होंने लखीसराय, जो कि इनका गृह जिला भी था, उस लखीसराय में इन्होंने एक विद्यालय स्थापित किया। इसका नाम रखा इन्होंने चित्तरंजन आश्रम। बहुत इम्पोर्टेंट है,
और प्रश्न आएगा तो कभी कभी हम भी कंफ्यूज जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया। तो बता दूं आपको, चित्तरंजन आश्रम इसका नाम इन्होंने रखा था। इसका शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया था और इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंपारण जिला किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये अध्यक्ष थे धनराज पुरी। चंपारण जिला किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? धनराज पुरी। 12वें प्रश्न पे चलते हैं, बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए, बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी 1928 में। ठीक है, 1928 में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये हुई थी प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में। और कहाँ हुई थी? ये मोतिहारी में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता इनमें से कौन थे? तो देखिए, जितने ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं ना, ठाकुर रामनंदन सिंह, रामदयालु सिंह, श्री जनकधारी प्रसाद, जमुना त्रिपाठी, ये चारों ही मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व करता थे। इसलिए ऑप्शन ई सही है। बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार महिलाएं कौन सी थीं? 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई थीं, वो कौन सी थी? तो देखिए, 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह चल रहा था, दोनों एक साथ थे, एक दूसरे से कनेक्टेड थे, बहुत अच्छे से आपको पता है। नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक भाग था। तो इस दौरान जगह जगह लोग नमक कानून का उल्लंघन कर रहे थे। तो हजारीबाग की रहने वाली सरस्वती देवी और साधना देवी भी थी, तो इन दोनों ने नमक कानून का उल्लंघन किया। ये बी ऑप्शन सही है और इन्हें इसके लिए 6 माह की सज़ा हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 27 अगस्त 1930 को दीपनारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? इन्हें गिरफ्तार किया गया था डी, दिल्ली में। दिल्ली में इन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद इनको हजारीबाग जेल भेज दिया गया था। ठीक है, साथ ही आपको बता दूं दीपनारायण सिंह के बारे में कि इन्हें ही पहली बार बिहार केसरी की उपाधि दी गई थी। इनके बाद दी गई है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। ठीक है, लेकिन पहली जो उपाधि दी गई है वो दीपनारायण सिंह को दी गई थी। बहुत लोग कह सकते हैं कि आपने गलत बताया, मैंने गलत नहीं बताया है, इसके लिए मेरे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, हाँ, प्रसिद्ध हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ऑफ कोर्स बिहार केसरी के नाम से, लेकिन पहली बार ये उपाधि दीपनारायण सिंह जी को दी गई थी। अगला प्रश्न है कि गरीब हिंदुस्तान के प्रकाशक कौन थे? देखिए, कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्र वगैरह का नाम आता है कि इसके प्रकाशक कौन थे, इसका संपादन किसने किया था। तो गरीब हिंदुस्तान भी एक महत्वपूर्ण पत्रिका का नाम है। इसके प्रकाशक थे मोहम्मद वली हसन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिला योजना समिति का सभापति कौन होता है? देखिए, जिला योजना समिति का सभापति होता है जिला परिषद का अध्यक्ष। जो भी जिला परिषद का अध्यक्ष होता है वही जिला योजना समिति के सभापति के रूप में भी जाना जाता है। 18वां प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा कौन हटा सकता है? ये हटाने का कार्य होता है राष्ट्रपति का। ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, ये सभी अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देते हैं। यही संवैधानिक तौर पे उनको हटा सकते हैं। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। ठीक है, और महान्यायवादी देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है हमारे संविधान के अनुसार। महाधिवक्ता के बारे में आपको बता दूं कि अनुच्छेद 165 संविधान के 165 अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, जो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने की क्षमता भी रखता है। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है, यानी कि राज्यपाल जब तक चाहेंगे तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है नॉर्वेस्टर, काल बैसाखी, आम्र बौछार, लू। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ई, क्योंकि नॉर्वेस्टर भी कहते हैं, काल बैसाखी भी कहते हैं और आम्र बौछार भी कहते हैं। लू तो आप जानते हैं कि तूफान नहीं है, बल्कि ये गर्म तेज आंधियां जो चलती हैं, धूल भरी आंधियां, उनको लू कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? देखिए, एक दिन हमने इसको डिस्कस किया था गंगा नदी की लंबाई पर, और बिहार में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा
कहाँ है? पटना में है ना। और ये कितनी है? ये है 445 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। नागी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? देखिए, नागी डैम पक्षी अभयारण्य काफ़ी फेमस था क्योंकि हाल में ही बिहार का 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव, जिसका नाम था कलरव, ये इसी नागी डैम पक्षी अभयारण्य में ही इसको आयोजित किया गया। तो ये कहाँ पे है? ये जमुई में है। नागी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ है? जमुई में है। ठीक है। नालंदा के बारे में बता दूं कि यहाँ पे पंत वन्यजीव अभयारण्य है। कैमूर बक्सर जिले में किस मिट्टी का अत्यधिक विस्तार है? यहाँ पे विस्तार है भांगड़ मिट्टी का। देखिए, मिट्टी का एक प्रकार है जलोढ़ मिट्टी। अब ये जलोढ़ मिट्टी भी 2 तरह की होती है, एक नई और एक पुरानी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम भांगड़ कहते हैं, जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं। तो कैमूर बक्सर जिले में कौन सी मिट्टी है? ज़्यादातर भांगड़। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ है? देखिए, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जिन क्षेत्रों में ज़्यादा है वो है ए, यानी रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार के किस जिले में कॉप मिट्टी पाई जाती है? देखिए, कॉप मिट्टी कछारी मिट्टी को भी कहते हैं, ये पाई जाती है बिहार के भागलपुर जिले में मुख्य रूप से। ऐसे तो पूरे बिहार में ही कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जगह जगह, लेकिन कॉप मिट्टी मुख्य रूप से भागलपुर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कोसी नदी गंगा से कहाँ मिलती है? देखिए, कोसी नदी गंगा से मिलती है, अब जहाँ पे ये मिलेगी ना, आप जब मैप देखोगे तो मैप में आपको दिखेगा ये कटिहार भी है पास में ही, पूर्णिया भी पास में ही है, खगड़िया से थोड़ी दूर है। तो ई ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हालांकि अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कभी कटिहार दिखेगा, कभी पूर्णिया दिखेगा। इम्तियाज़ अहमद ने लिखा है खगड़िया के निकट मिलती है। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने ई ऑप्शन को यहाँ पे सही माना है। ठीक है, बाकी जब बिहार के भूगोल के बारे में मैं सीरीज़ शुरू कर रही हूँ बहुत जल्दी, 1 से 2 दिन में वो भी आनी शुरू हो जाएगी, तो इन चीज़ों पे डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। 27वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? ये प्रतिशत है 1.3%। चूँकि बार बार मैं आपको बता रही हूँ, जनगणना से संबंधित एक प्रश्न मेरी इस सीरीज में, मेरी इस सेट में ज़रूर रहता है। तो चूँकि 2011 की जनगणना के बाद कोई डेटा हमें जनगणना का नहीं मिला है, हालांकि 2021 में होनी थी जनगणना और इस समय डेटा आना चाहिए था और अभी तक नहीं आया है, हमें चूँकि कोई डेटा नहीं मिल पाया अब तक, इसलिए हम लोग 2011 की जनगणना के आंकड़ों को ही सही मानते हैं अभी तक। ठीक है, तो इसके अनुसार 1.3% अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है बिहार की कुल जनसंख्या में। बिहार में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? आप जानते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण बजट के पहले प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें पिछले वित्त वर्ष का सरकार के खर्चों का लेखा जोखा ब्यौरा होता है। बिहार में पहली बार ये प्रस्तुत किया गया 2012 में। किसके द्वारा? सुशील कुमार मोदी के द्वारा। सभी बुजुर्गों को पेंशन देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? देखिए, सभी बुजुर्गों को, देखिए मेरी कोशिश है कि मैं एक करंट भी इसमें शामिल करूं, हालांकि बिहार के करंट का सेट अलग से तैयार है आपके लिए, जिसमें 100 सुपरहिट क्वेश्चंस होंगे बिहार करंट के। तो इसमें भी एक प्रश्न मैंने शामिल किया है बिहार से संबंधित कि सभी बुजुर्गों को पेंशन देने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये है बिहार। देखिए, 60 साल के ऊपर है ना, 60 ईयर्स के ऊपर के सभी बुजुर्गों को 400 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी बिहार सरकार की तरफ से। ये योजना कौन सी है? ये है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। बिहार सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लिए कौन सा रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है हुनर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो मुस्लिम महिलाओं को विशेष रूप से रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसी के साथ हमारे 30 प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। अंत में आज का प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन थे? ऑप्शंस हैं शेरशाह, नामदार खान, बिरसा मुंडा, बाबू कुंवर सिंह, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और
इस आज के प्रश्न का उत्तर ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपने वीडियो पूरा देखा है। थैंक यू।